तो बजट से युवाओं को क्या चाहिए, ये समझने के जानने के लिए हमारे सहयोगी पलक सहगल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट से बातचीत की और जानना चाहा कि आखिर बजट से देश के युवाओं को क्या उम्मीदें हैं। 2047 तक विकसित भारत का संकल्प, और इस संकल्प के अंदर सबसे बड़ा योगदान होगा हमारे देश के युवाओं का। जब हम देश के युवाओं की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों के अंदर युवाओं के ऊपर फोकस किया गया है। एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की कोशिश की गई है और इस विकसित भारत के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो युवाओं का सबसे बड़ा योगदान होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी देश की जनसंख्या को कहीं ना कहीं सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन 140 करोड़ की इस जनता के अंदर सबसे ज्यादा युवा हैं और ये हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी वीकनेस नहीं है। आज इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि बजट आने वाला है और बजट के अंदर युवाओं की बड़ी उम्मीद है कि इस बार हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए और ज़्यादा बजट जो है वह आवंटित किया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। बजट का सीधा असर जो है वो इस यूनिवर्सिटी पे पड़ते हुए नजर आएगा। कई सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं जिनके साथ हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? आनंद। 23 जुलाई को बजट आने वाला है। पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें, क्या लगता है शिक्षा क्षेत्र पे फोकस किया गया है और आने वाले बजट से क्या कुछ उम्मीद है? जी बिल्कुल लगता है कि शिक्षा क्षेत्र पे फोकस किया गया है। हम देख सकते हैं कि ये एनईपी में कई सारी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, तो हम बजट से, आने वाले बजट से उम्मीद करते हैं कि जो एनईपी की कई सारी पॉलिसीज़ हैं जिन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ फंड जरूर सरकार को आवंटित करना चाहिए। क्या पढ़ रहे हैं आप? एमए हिंदी अभी पूरा हुआ। तो क्या हिंदी में तो आपको रट्टाफिकेशन करनी पड़ती होगी? बिल्कुल, लेकिन अब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसमें हमें थोड़ा और रट्टाफिकेशन मतलब ठीक है, लेकिन हम लिटरेचर पढ़ते हैं, क्रिएटिविटी भी है इसमें। ठीक है, हमारे साथ और भी स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? कुलदीप। रट्टाफिकेशन की अभी हम बात कर रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 10 सालों के अंदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इम्प्रूव हुआ है। ये एक रियलिटी देखने को मिली है। क्या लगता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 10 सालों के अंदर इम्प्रूव हुआ है? हाँ, खैर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसमें कई मामलों में सुधार हुआ है, पर एक जिस चीज़ को देखा जा सकता है कि जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है, जो क्लास का एक हेल्दी माहौल बनाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है कि टीचर के अनुपात में बच्चों की संख्या क्या है, ताकि वो दो तरफा डिलीवर कैसे कर पाए बच्चों को, तो एक उसमें सुधार की एक आवश्यकता है। बाकी इंफ्रा के तौर पे कई चीज़ें सुधरी है। हमारे साथ और भी स्टूडेंट्स हैं क्योंकि इन्होंने बात करी ब्रेन ड्रेन की, और मुझे लगता है हमारे देश में ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि स्टेम छात्रों की हम बात कर रहे हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो देश में पढ़ते हैं और बाहर नौकरी की तलाश के लिए चले जाते हैं। क्या नाम है आपका? वरुण। देश में नौकरियां नहीं है, पढ़ाया तो जा रहा है लेकिन छात्र जो है वो बाहर जा रहे हैं। देश में नौकरियां हैं, मतलब बाहर वो इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ उन्हें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं कंपेयर टू भारत में अभी। लेकिन वहाँ खर्चे भी तो ज़्यादा है। खर्चे ज़्यादा हैं, बट आप गल्फ कंट्रीज़ में अगर जाओगे तो टैक्सेस नहीं है, तो इस हिसाब से ज़्यादा पैसे वहाँ बच जाते हैं, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। तो क्या लगता है, क्या हमारे देश के अंदर जो जॉब के लिए एक इकोसिस्टम होना चाहिए कि अगर आपने यहाँ पर मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन की है, फिर आपने पीएचडी की है, उसके बाद क्या जॉब जो है वो आपको नहीं मिल पा रही है या फिर ज़्यादा इनकम बाहर जनरेट हो रही है इसलिए आप अपना घर बार छोड़कर बाहर जा रहे हैं? कई सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जॉब है, आईटी सेक्टर या मैनेजमेंट सेक्टर, बट आप कुछ सेक्टर्स में देखोगे अगर जिसमें हायर रिसर्च है, बायोमेडिकल साइंस है या पीएचडी इसमें हायर रिसर्च है, वहाँ पे काम करने की आवश्यकता है क्योंकि वहाँ पे नहीं है उतने फैसिलिटीज़ भारत में रिसर्च के। तो कुछ मेरे फ्रेंड्स भी जो मैं जानता हूँ जो बाहर जा रहे हैं इस कारण, जर्मनी और इस तरह से यूरोपियन कंट्रीज़, तो वहाँ पे हमें काम करने की आवश्यकता है। 23 जुलाई को बजट आ रहा है। निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करेंगे एजुकेशन सेक्टर के लिए, अगर आप अपनी सरकार से कोई गुहार लगाना चाहें, कोई सजेशन उनको देना चाहें कि इस पर फोकस किया जाए? भारत, हमारा देश एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री है जो अभी आगे बढ़ने की काफ़ी उसमें वो है संभावना है। तो अगर हम खुद को देखेंगे दूसरे देशों के कंपैरिजन में, तो एक साउथ ईस्ट एशिया में छोटा सा देश वियतनाम है जो बहुत अच्छा कर रहा है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि वो अपने बजट का 15-16% सिर्फ एजुकेशन पे खर्च करता है, जबकि हम एक 150 करोड़ की आबादी होने के बावजूद, जिसमें 70% आबादी 30% कम पे है, फिर भी 6% कर रहे हैं। कम से कम हमें 3-4% बजट बढ़ाने की आवश्यकता है एजुकेशन पे, क्योंकि पूरी बैकबोन है ये पूरी इकोनॉमी की, और खासा फोकस होना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन पे, जहाँ से नए लोग जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो बच्चों की है वो अभी भी रूरल इंडिया में रह रही है।
जो प्राइमरी एजुकेशन की सीन्स हैं भारत में वो उतने अच्छे नहीं हैं। मे बी दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, बट जब आप जाओगे यूपी और बिहार और मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट स्कूल्स में, लेकिन वो स्टेट सब्जेक्ट भी तो है। बट स्टेट तो है तो सेंटर के अंदर ना, सेंटर चाहे तो कुछ तो कर ही सकती है उसके लिए, बट यही कहना है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जब हम देश की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो अगर आप सबसे ज़्यादा खर्च अपने एजुकेशन में कहेंगे तो शायद कोई एक गरीबी रेखा के अंदर शख्स है तो अपने एजुकेशन से उस गरीबी रेखा से उसे बाहर निकाला जा सकता है। क्या समझते हैं कि जब हम एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि हमारी वैश्विक स्थिति इस तरह की बनी हुई है कि डिफेंस पे भी खर्च करना है, फिर डिफेंस के साथ साथ आपको अपनी अंदरूनी होम मिनिस्ट्री के ऊपर भी खर्च करना है, और बड़ी चुनौती ये भी है कि हमें दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनना है। एजुकेशन सेक्टर का कितना बड़ा रोल है दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में? अगर आपको दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना भी है तो आपको प्राथमिकता पे एजुकेशन सेक्टर को रखना ही पड़ेगा, चाहे आपको डिफेंस में कितना % एलोकेशन करना पड़े, क्योंकि बेसिकली जो हमारा स्किल्ड मैन फोर्स जाएगा वो एजुकेशन सेक्टर के लिए जब तक एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ % विद इन बजट नहीं होगा तब तक हम वो वर्कफोर्स तैयार ही नहीं कर पाएंगे। अभी देश में सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार अगर एजुकेशन सेक्टर पर खर्च कर रही है, नई यूनिवर्सिटी बना रही है, यूनिवर्सिटी बनाने के साथ एजुकेशन सिस्टम के ऊपर हम देख रहे हैं कि उसे और ब्रॉड किया जा रहा है कि ना केवल दिल्ली के अंदर ही केंद्रित रहे, अलग अलग राज्यों में भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स पढ़ के बाहर चले जा रहे हैं, अपना खुद का बिजनेस यहाँ नहीं बना रहे हैं, बाहर जाके किसी और कंपनी के CEO बनना उनको मंजूर है, लेकिन यहाँ पर अपनी कंपनी बनाना उन्हें मंजूर नहीं है। क्या कहना चाहिए? देखिए, अगर आप स्टेटिस्टिक्स पर जाएंगे तो ओवर द पास्ट 10 ईयर्स आप अगर एनालाइज करोगे तो जो ब्रेन ड्रेन का जो मेजर चंक जो था वो इट वाज बिटवीन 2000 के से पोस्ट टिल 2012, 13, 14 तक ये बहुत बड़ा मेजर परसेंटेज ऑफ जो हमारे ब्राइट माइंड्स थे वो इंडिया छोड़ के बाहर गए। बट ओवर द पास्ट 10 ईयर्स इफ़ यू कुड सी कि इंडिया में डिजिटलाइजेशन की वजह से, डिजिटल कन्वर्जन या इसके अवेयरनेस की वजह से अब बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं, ये आपके सामने पूरा डेटा है, सरकारी डेटा है, NGOs का डेटा है कि जो नंबर ऑफ स्टार्टअप्स है जो हमारे कंट्री में वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। नाउ द रीज़न बीइंग वो सिर्फ एक सेक्टर में नहीं है कि ऐसा नहीं है कि एजुकेशन सेक्टर में है, ऐसा नहीं है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, ऐसा नहीं है कि आपका हेल्थ में नहीं है। हर सेक्टर में अगर आप देखोगे स्टार्टअप्स इंक्रीज़ हुए हैं। नए स्टार्टअप अगर आप देखोगे हर सेक्टर में, चाहे आपका रिमोट एरिया हो, चाहे रूरल एरिया हो, चाहे कोस्टल एरिया हो, हर जगह हर सेक्टर में नए स्टार्टअप्स हुए हैं। और नए स्टार्टअप का मतलब ये है कि उनको जो लेकिन बहुत सारे स्टार्टअप शुरू होकर बंद भी हो गए हैं। देखिए, वो स्टार्टअप ऐसा नहीं है कि अगर आप 1 लाख स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं, ऐसा इसका मतलब ये भी नहीं कि लाख में से लाख जो स्टार्टअप है वो सक्सेसफुल होंगे। बट आप उसमें से देखो एटलीस्ट 40 to 45% जो स्टार्टअप्स हैं वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पिछले 10 सालों के अंदर केवल 0.6% GDP का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च हो रहा है। क्या लगता है कि इस क्षेत्र पर क्यों नहीं देखा जा रहा? क्या इससे कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है हमारे देश को? और क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि हर कोई इंजीनियर बनना चाहता है, हाथ में फ़ोन है और हर जगह देख रहे हैं लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, वो भी टेक्निकली सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी क्यों इस पर खर्च नहीं किया जा रहा? जैसा कि मैम आपने बताया कि 0.6% हमारे देश में खर्च हो रहा है इस R&D पे, और जो एडवांस देश हैं, विकसित देश हैं, लगभग 2% के आसपास में सारे देश की R&D पे खर्च होता है। तो हमारे देश में भी धीरे धीरे इन चीज़ों पे खर्च करने के लिए कोशिश कर रही है सरकार, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू डाइवर्स फील्ड में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीज़ों को करने के लिए। बाकी देखिए, R&D की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि R&D आपकी डिफेंस पे भी डायरेक्टली इफेक्ट करेगी, क्योंकि जब आप रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च के अंदर आप दूसरे देश के साथ हम देख रहे हैं कि R&D पे इसलिए खर्च कर रहे हैं क्योंकि हमें अपना डिफेंस मजबूत करना है। पिछले 10 सालों के अंदर एक्सपोर्ट हमारा डिफेंस में इतना ज़्यादा बढ़ा है, अब हम निर्भर नहीं, हम आत्मनिर्भर हैं। तो क्या R&D पे इसलिए भी फोकस करने की ज़रूरत है कि हमारे देश को जब हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होना है तो आपको रिसर्च पर ध्यान देना पड़ेगा? मैम ऐसा नहीं कि आत्मनिर्भर हो चुके हैं, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस ऑब्वियसली ये बात है कि जैसे हमारे यहाँ डिफेंस सेक्टर में और ये इसरो के सेक्टर में ये सारे जगह पे R&D हो रहा है, उसी तरह से आगे हम बढ़ें। बिल्कुल, इसरो का जिक्र किया और भी स्टूडेंट से, आप भी कैमरा पर्सन से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि हम अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में और स्टूडेंट से जानने की कोशिश कर रहे हैं ग्रास रूट पर कि कौन से ऐसे सेक्टर हैं, डिपार्टमेंट है जिस पर अभी भी खर्च जो है वह नहीं किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं और भी स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन है। पवन, हम एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन हायर एजुकेशन के साथ साथ क्या लगता है कि महज यूनिवर्सिटी बना देना बहुत है, या लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है?
जी, दोनों विषय इसमें से आपने पहला कहा, एक तो जो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस दोनों बढ़ाना, उसके साथ ही जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उस पर ध्यान देना। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है वो इन्हीं दोनों विषयों पर महत्ता से काम कर रही है। जैसे कि नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, अगर 2014 से पहले हम IITs और IIM या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, मेन अगर IIT IIM देखें तो IIT और जो एम्स हैं जो 2014 से पहले 6 या 7 संख्या में थे और 2024 से अभी जो वर्तमान में हम संख्या देखते हैं तो 22-23 की संख्या हम पाते हैं। तो ये तो हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ IIT IIM या फिर जो एम्स हैं वो तो खुल ही रहे हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो गुणवत्ता है उस पर भी कार्य कर रही है। बजट आ रहा है, बजट का स्वागत है, बशर्ते मैं बजट के संदर्भ में ये चाहूँगा कि बजट शिक्षा और हॉस्पिटल से पर जुड़ा तो हो ही, एक तरह से यह बजट ग्रामीण परिवेश को भी विशेष ध्यान दे, विशेष दर्जा दे। सरकारी नौकरी की अभी भी चेज है या फिर प्राइवेट नौकरी भी अच्छी है? नहीं है तो प्राइवेट नौकरी भी अच्छी, दोनों अच्छी है, पर चेज होने के पीछे वही जो हमारे देश की जो पूरी जो अपने सांस्कृतिक जो कारक रहे पिछले 100-150 सालों में, कि कैसे मतलब जो भी कॉलोनियल माइंडसेट रहा होगा कि जैसे मतलब ये कि एक एडमिनिस्ट्रेशन नौकरशाह वर्ग में जाना है, मतलब नौकरशाह में जाना है, नौकरशाही वर्ग में किसी में जाना है, तो वही मानसिकता गांव दराज तक भी फैली हुई है, आगे तक भी फैली हुई, तो वो तो मतलब जैसे तो आज के स्टूडेंट समझ रहे हैं ना कि काबिलियत के जो है उस पर फोकस किया जाए, सरकारी नौकरी में शायद सब कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल, बाकी आपका जो शौक है, जिस चीज़ को आप परस्यू करना चाहते हैं वो कहाँ पर आपको अवेलेबल होगी, बड़ी बात वो है। और जब वो नहीं हो पाए तब तो आपके पास अभी विकल्प खुले हैं। आज हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ बात की। यहाँ पर PhD, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के छात्र थे। उनसे जानने की कोशिश की कि जो एजुकेशन सेक्टर में हर साल बजट आवंटित किया जाता है, एलोकेशन किया जाता है, क्या वो ग्रास रूट पर पहुंच रहा है? कौन सी ऐसी कमियां हैं जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को अभी भी काम करने की जरूरत है? क्योंकि महज यूनिवर्सिटी बनाने से सब कुछ नहीं होगा, वहां पर अच्छी फैकल्टी देने की जिम्मेदारी है, क्वालिटी एजुकेशन की जिम्मेदारी है। आज हमने विस्तार से स्टूडेंट से इसी पर बात की। कैमरा पर्सन कृपाल और केसर के साथ पलक सहगल, इंडिया टीवी।